नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पारक की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में भी हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके थे और आज 5वां और अंतिम वीडियो है और मोस्टली हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी जो है फिनिश हो जाएगा आज के बाद। एक आध दो टॉपिक बचेगा। अगर हमें आवश्यकता महसूस हुई तो हम उस टॉपिक के और वीडियोस अपलोड कर देंगे। अदरवाइज संपूर्ण राजस्थान का भूगोल हमारे इन 20 वीडियोस के अंतर्गत हमने समेटने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं आज का जो शेष टॉपिक रह गया है हमारा थार के मरुस्थल का। हम वर्गीकरण पढ़ना है हमें थार के मरुस्थल के। इससे पहले हम उत्पत्ति, विस्तार और विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब आज हम थार के मरुस्थल के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो थार का मरुस्थल, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। तो राजस्थान में मरुस्थल के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं राजस्थान में मरुस्थल के। वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो हमादा, दूसरा रैग और तीसरा इर्ग। ये 3 नामों से जाना जाता है, हमादा, रैग और इर्ग। हमादा क्या है? हमादा एक चट्टानी या पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं। चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं, जो कि पोकरण जैसलमेर से लेके फलौदी जोधपुर तक और फलौदी जोधपुर से बालोतरा बाड़मेर तक और बालोतरा बाड़मेर से वापस पोकरण जैसलमेर तक एक त्रिकोण बनाता है। एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। पोकरण से फलौदी होते हुए बालोतरा से वापस पोकरण तक ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जहां के हमादा टाइप का मरुस्थल पाया जाता है, यानी कि चट्टानी या पथरीली मरुस्थल पाया जाता है इस त्रिकोण के अंदर, जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है जहां पर चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं। हमादा में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर भी है, पथरीला भी है और रेत भी है। दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो पत्थर जल्दी गर्म होते हैं, रेत भी जल्दी गर्म होता है। तो यहाँ पर अत्यधिक सूर्य ताप होता है, सूर्य ताप की मात्रा अत्यधिक होती है। इससे सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं विपुल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में एक अक्षय ऊर्जा निगम नाम की संस्था है, जो कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की एक शीर्ष संस्था है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की एक शीर्ष संस्था है। उस शीर्ष संस्था का नाम है अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इस क्षेत्र में सीज की स्थापना की गई है। SEEZ, सीज, SEEZ, सीज। इसकी फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई है, जो कि हमादा रेगिस्तान के अंदर की गई है। फलौदी में, बालोतरा और पोकरण के मध्य में सीस जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन का अगर हिंदी नाम देखें तो सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र इसका दूसरा नाम है। हमादा के अलावा अब हम अगले रेगिस्तानी इलाके की बात करें। हमादा तो चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को कहते हैं, जबकि रेग किसे कहते हैं? रेग की बात करें तो जो हमादा क्षेत्र है, जो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले, तीनों जिलों में फैला हुआ चट्टानी मरुस्थल है, इसके आसपास का इलाका, इसको छोड़ के इसके आसपास का इलाका जो है रेग कहलाता है। ये मिश्रित मरुस्थल होता है। इसमें चट्टान भी होती है और बालू भी होते हैं, बालू रेत भी होता है। हमादा के चारों ओर पाया जाता है और मुख्यतः इसका विस्तार जो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में है, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में जो है चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं और इनके आसपास ये चट्टानी मरुस्थल जहाँ पे कम होते हैं, जहाँ किसी जगह पर रेत है, किसी जगह चट्टानी मरुस्थल है, किसी जगह कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, पत्थरों का बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो वो सब जगह पे रेत कहलाता है वो वाला स्थान।
और तीसरा मरुस्थल है जो इर्ग, जो कि एक संपूर्ण मरुस्थल होता है, महान मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि इलाकों में पाया जाता है। उसे इर्ग कहते हैं, जहां कोई कंकड़ पत्थर नहीं मिलते, केवल मरुस्थल होता है, संपूर्ण मरुस्थल इर्ग कहलाता है। रेग मिश्रित मरुस्थल होता है, जो कि चट्टानी मरुस्थल भी होता है और रेतीला मरुस्थल भी होता है, उसे रेग कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है लघु मरुस्थल का, कि लघु मरुस्थल क्या होता है। तो लघु मरुस्थल जो है कच्छ के रण, गुजरात से लेके बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल को लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। एक्चुअली लघु मरुस्थल नाम से कोई जगह नहीं है, लघु मरुस्थल की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यह मुख्य मरुस्थल है। कच्छ के रण से लेकर बीकानेर के मध्य में स्थित जो मरुस्थल है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। सहारा के मरुस्थल में स्थित पथरीले मरुस्थल को भी हमादा कहते हैं। हमारे थार के मरुस्थल में स्थित जो पथरीला मरुस्थल है उसे हमादा कहते हैं, और सहारा के मरुस्थल में भी हमादा ही कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रेट पेलियोटिक आर्कटिक अफ्रीकन जो मरुस्थल था, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का ही भाग है थार का मरुस्थल, और उसका ही एक दूसरा भाग है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है या भारत में पाया जाता है। ये पूर्वी भाग है और सहारा मरुस्थल इसका पश्चिमी भाग था, इस ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का। तो इसलिए सहारा के अंदर भी पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं और भारत में भी इसे हमादा कहते हैं। अब बात करते हैं हम थार के मरुस्थल के वर्गीकरण की। अब हम थार के मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं कि वर्गीकरण किस किस आधार पर कितने भागों में किया गया है। सबसे पहले बात करें जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया गया है। कौन कौन से दो भाग? एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश वो है जहां 0 से 20 सेंटीमीटर की बरसात होती है, और अर्ध शुष्क प्रदेश वो है जहां 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। अर्ध शुष्क जो प्रदेश है इसे बंगाल प्रदेश भी कहते हैं। इन दोनों का जो विभाजन करता है वो 25 सेमी वर्षा रेखा जो है, 25 सेमी वर्षा रेखा कहें या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा कहें, ये इन दोनों प्रदेशों को यानी कि शुष्क रेतीले प्रदेश को और अर्ध शुष्क प्रदेश को दोनों को विभाजित करती है। शुष्क रेतीले प्रदेश को या बांगर प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है। ये तो था जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा उच्चावच्च के आधार पर देखें तो उच्चावच्च के आधार पर भी इसको दो भागों में विभक्त किया गया है थार के मरुस्थल को। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो कुल क्षेत्र का, कुल जो हमारा शुष्क रेतीला प्रदेश है उसके, पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसके 58.50% भाग पर है, जबकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41.50% भाग पर है। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बालू का युक्त स्तूप प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है, तो 58.50, जबकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41.50% भाग पर है। तीसरा वर्गीकरण जो है भौगोलिक संरचना के आधार पर करते हैं इसका। जो रेगिस्तान है हमारा थार का मरुस्थल है, इसका जो वर्गीकरण है तीसरा वो जो है भौगोलिक संरचना के आधार पर करते हैं। भौगोलिक संरचना कैसे? भौगोलिक संरचना के आधार पर इसे चार भागों में बांटते हैं। एक तो गग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा गोडबाड़ प्रदेश। इन चार भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सबको। कितने हो गए? दो दो चार और चार आठ हो गए, आठ प्रदेश हो गए, आठ भाग हो गए। आठों को एक एक करके देखते हैं सबको। आइए शुरू करते हैं शुष्क रेतीले प्रदेश से। शुष्क रेतीला प्रदेश क्या है कि 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित प्रदेश, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम बरसात वाला क्षेत्र शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा
जो है शुष्क रेतीले प्रदेश को प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि 10 सेमी वर्षा रेखा जो है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर लगभग बॉर्डर पे होकर निकलती है, जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर से निकलती है, वो जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद में इस स्लाइड के अंदर देखिए आप, स्लाइड में एक मैप दिया हुआ है और मैप के अंदर एक 250 मिलीमीटर 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा डिनोट की हुई है। उसके लेफ्ट साइड में, उसके पश्चिम की तरफ शुष्क रेतीला मैदान है, जो कि हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान कहलाता है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत एक 50 सेमी वर्षा रेखा है, जो कि अरावली के पैरेलल गुजरती है, और इस 50 सेमी वर्षा रेखा और 25 सेमी वर्षा रेखा के मध्य में अर्ध शुष्क प्रदेश पाया जाता है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं। अगला है शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश थार के मरुस्थल के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था, जो कि जलवायु के आधार पर हमने दो भागों में विभक्त किया था। अब देखते हैं उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर भी अभी हमने पहले पढ़ा था कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होते हैं और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होते हैं। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होते हैं वो 41.50% क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.50% क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो शुष्क रेतीले प्रदेश में, शुष्क रेतीले प्रदेश का वह भाग, केवल शुष्क रेतीले प्रदेश की बात कर रहे हैं, अर्ध शुष्क की बात नहीं कर रहे। शुष्क रेतीले प्रदेश का वह भाग जहां बालू का स्तूप या धोरे नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है, नहीं पाए जाते हैं, इसमें परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। जो कि शुष्क रेतीले प्रदेश का शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% भाग है। यह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है, मुक्त प्रदेश कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का जो विस्तार है वो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में मुख्यतः हमादा, रेग, मगरा, लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, अक्कलगांव, जीवाश्म पार्क और कुलधरा ग्राम मुख्यतः पाए जाते हैं। ये आपके अंतर्गत बालू का स्तूपों का विस्तार है। यहाँ हमादा टाइप के वो मिलते हैं, रेगिस्तान यानी कि चट्टानी रेगिस्तान मिलते हैं, रेग मिलते हैं, मगरा मिलते हैं, लाठी सीरीज है, चांदन नलकूप है, अक्कलगांव जीवाश्म पार्क है, और कुलधरा ग्राम में जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। आओ एक एक करके इनके बारे में भी देखते हैं क्या है ये। मगरा कहते हैं अवशिष्ट पहाड़ियों को, अवशिष्ट पहाड़ियों को जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में मिलते हैं, मगरा कहते हैं। दोस्तों हमादा क्या है? हमादा पोकरण, फलौदी और बालोतरा के ट्रायंगल के मध्य जो पथरीला इलाका है, पथरीला रेगिस्तान है, वो हमादा कहलाता है। इस हमादा में के सहारे ही, हमादा के किनारे किनारे पे पोकरण से लेके बालोतरा के मध्य एक अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इन अवशिष्ट पहाड़ियों को जो है मगरा कहते हैं। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। बालोतरा, बाड़मेर से लेके पोकरण, जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जिन्हें मगरा कहते हैं। मगरा शब्द हमने दक्षिणी अरावली के दौरान भी पढ़ा था कि दक्षिणी अरावली में भी मगरा पाए जाते हैं। वो मगरा कौन से? कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां
जो कि दक्षिणी अरावली का भाग थी, वो भी मगरा कहलाती थी। यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां भी मगरा कहलाती थी, और यहाँ पर बालोतरा से पोकरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां भी मगरा कहलाती हैं। ये ध्यान रखना है, मगरा दोनों जगह पाए जाते हैं, पोकरण से बालोतरा के मध्य भी, और उदयपुर में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को भी मगरा कहते थे। वहां भी अवशिष्ट पहाड़ियां थी और यहां भी अवशिष्ट पहाड़ियां। अब लाठी सीरीज की बात करें तो लाठी सीरीज जो है पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य, पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भीय जल बेल्ट है, भूगर्भीय जल पट्टी है, जो कि लगभग 64 किलोमीटर लंबी है। ये भूगर्भीय जल पट्टी जो है, इसमें क्या है कि धरातल के नीचे पानी का जमाव है, जिसे जलपट्टी, भूगर्भीय जलपट्टी कहते हैं। और इस क्षेत्र में सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास के मैदान है ये क्षेत्र जो है। सेवण घास के मैदान करके भी पूछा जाता है कि सेवण घास का मैदान कहाँ है, तो लाठी सीरीज है सेवण घास का मैदान। ये जैसलमेर जिले में है, पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। इसको सेवण घास पाई जाती है, जो कि काफी प्रोटीन युक्त मुलायम घास होती है, प्रोटीन युक्त मुलायम घास होती है। और ये घास जब सूख जाती है तो इसे लिलोण कहते हैं। इसी सेवण घास को लिलोण घास कहते हैं सूखने के पश्चात, और इसका वैज्ञानिक नाम लिसिथुसस शिडीकुस है। इसका वैज्ञानिक नाम लिसिथुरुस शिडीकुस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। इस जगह पर अधात्विक खनिजों के भंडार हैं, और यहाँ रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, विशेषकर बिरमानिया नामक इलाके में। बिरमानिया नामक इलाके में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जो कि अधात्विक खनिजों का भंडार है। लाठी सीरीज को नखलिस्तान, ओएसिस या मरु उद्यान की संज्ञा भी दी गई है। सबसे लंबी और प्रोटीन युक्त घास जो पाई जाती है यहाँ पर लाठी सीरीज में, वो सेवण घास है या लीलौण घास है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर लंबा ये घास का मैदान है। इसे शीतोष्ण घास के मैदानों से जिसकी तुलना की जाती है, इसलिए इसे नखलिस्तान या ओएसिस या मरु उद्यान की संज्ञा भी दी गई है। अगला है पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है। जो लाठी सीरीज है ये पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला बिंदु है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या है? लाठी सीरीज में जैसलमेर में चांदन नामक गांव पर स्थित एक नलकूप है, जहां से आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है, तो उसे चांदन नलकूप कहते हैं। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं, या भूगर्भीय जल पट्टी का श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि इसी लाठी सीरीज के अंदर चांदन नाम के गांव में एक नलकूप है, एक बोरिंग हो रही है। उस बोरिंग से उसके आसपास के क्षेत्रों को, सब जगह को पानी जलापूर्ति की जाती है, और इस चांदन गांव को थार का घड़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है थार का घड़ा क्या है, तो चांदन नलकूप जो है थार का घड़ा कहलाता है, जहां से पानी की आपूर्ति की जाती है। या चांदन नलकूप का संबंध है थार के घड़े से, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। अगला है आकलगांव जीवाश्म पार्क। तो आकलगांव जीवाश्म पार्क क्या है? जैसलमेर के अंदर एक गांव है आकलगांव, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलगांव में स्थित जीवाश्म पार्क में जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकल गांव जीवाश्म पार्क कहां पर है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में है। जिला पूछे तो जैसलमेर में है। उद्यान पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। और गांव पूछे तो अकल गांव जीवाश्म पार्क अकल गांव में ही। काल पूछे कौन से कालखंड का है, तो जुरैसिक कालीन है। और यहाँ पर क्या मिला है, तो वनस्पतियों के जुरासिक कालीन वनस्पतियों के प्राकृतिक वनस्पतियों के जो है अवशेष मिले हैं यहाँ पर। दोस्तों इन अवशेषों की बात करें तो पृथ्वी के भू समय सारणी को देखो। पहले इसके अवशेषों की बात करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि पृथ्वी के भू समय सारणी को देखो। तो हम मोस्टली पृथ्वी की भू समय सारणी, पृथ्वी पैदा हुई है तब से लेके आज तक, इसको हम 5 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है पूर्व प्राथमिक महाकल्प, दूसरा प्राथमिक महाकल्प, तीसरा द्वितीयक महाकल्प, तीसरा तृतीयक महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प, और जो द्वितीयक महाकल्प है इसे मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भाग। मध्यजीवी महाकल्प में एक त्रियासिक काल आया था जबकि इस भूभाग की उत्पत्ति हुई थी। त्रियासिक काल में इस भूभाग की उत्पत्ति हुई थी और जुरैसिक काल में यहाँ पर घने जंगलों का विकास हुआ था। लेकिन क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यहाँ पे घनी जो जंगल बने थे वो सारे जंगल जल गए, जल के कोयले या पेट्रोलियम के तौर पे कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो नहीं जल पाए, जो जंगल किसी भी कारण से नहीं जल पाए, वो जंगल आज हमें, वो जंगलों के जो अवशेष हैं हमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, चाहे वो घास हो या पेड़ हो, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में हमें इसमें आकल गांव से प्राप्त हुए हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, आकल गांव हमने देख लिया। अब आकल गांव के बाद में कुलधरा ग्राम, कुलधरा ग्राम में ऐसा क्या मिला है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का गांव जहां से व्हेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले हैं। एक कुलधरा गांव है, इसमें से व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं या डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जो कि टेथिस सागर में कभी यहाँ पे व्हेल मछली रहा करती होंगी, जिनके अवशेष हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो कुलधरा गांव में है। ये भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये इससे ये टेथिस सागर के अवशेष का प्रमाण बताते हैं कि यहाँ टेथिस सागर का अवशेष था। इसके आगे हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के वर्गीकरण के अंतर्गत शुष्क रेतीले प्रदेश की। शुष्क रेतीले प्रदेश में हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ा और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, 2 भाग थे। इसमें से हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है, पढ़ने से पहले हम बालू का स्तूप शब्द को समझते हैं। बालू का स्तूप क्या होता है? बालू का स्तूप के को स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल में बालू रेत में, थार के मरुस्थल में बालू रेत या रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इसमें स्लाइड में एक इमेज दी हुई है जिसमें लहरदार इमेज है। इसमें जो ऊंचे वाला हिस्सा है, उच्च भूमि है, ये बालू का स्तूप कहलाता है। और जो निम्न भूमि है, निम्न भूमि में होके एक रास्ता दिखाया हुआ है, ये जो रास्ता है निम्न भूमि के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य जो मार्ग है, ये मार्ग कहलाता है कारवा या गासी कहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में, कारवा या गासी, जहाँ से कि ऊँटों का समूह गुजरा करता है। ऊँटों के समूह को ऊँटों का समूह में गुजरना कारवा कहलाता है। इसी कारण से इस रास्ते का नाम भी कारवा पड़ जाता है कि कारवा कहते हैं यहाँ पे इस जगह को। अब बात करते हैं हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों की।
तो दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है शुष्क रेतीले रेतीले प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है, वो क्षेत्र जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे शुष्क रेतीले प्रदेश जो हैं 58.5% भाग में पाए जाते हैं। 58.5 कहो या 58.50% क्षेत्र में शुष्क रेतीले प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर में इनका मुख्यतः विस्तार है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इर्ग, बालू का स्तूप और खड़ीन यहाँ पर पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। बैगनॉल्ड ने सन 1933 में बालू का स्तूपों को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो बरखान और दूसरा सीफ। दो भागों में विभाजित किया था। बैगनॉल्ड ने 1933 में बैगनॉल्ड नाम के भूगोल वेदा। इसके बाद हैकी ने सन 1941 में बालू का स्तूपों को तीन भागों में विभाजित किया था। हैकी नाम के भूगोल वेदा ने 1941 में बालू का स्तूपों को तीन भागों में विभक्त किया था। वो तीन भाग कौन कौन से थे? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक, इन तीन भागों में बांटा था। लेकिन सन 1979 में 1979 में मैकी नाम के भूगोल वेदा ने बालू का स्तूपों को 8 भागों में विभक्त किया था। वे 8 भाग कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सब्र काफिज, नेटवर्क बालू का स्तूप और अवरोधी बालू का स्तूप। इन 8 भागों में बांटा था। अब सब यही जो विभाजन है, यही वर्गीकरण जो है सर्वमान्य है वर्तमान में। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां से यही बनता है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ये 8 के 8 बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, पैराबोलिक, सब्र काफिज, नेटवर्क और अवरोधी बालू का स्तूप सभी 8 राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाया जाता है या थार के मरुस्थल में नहीं पाया जाता है, तो इन 8 के अतिरिक्त जो भी नाम होगा वो आंसर होगा। अब हम इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे इनका निर्माण किस प्रकार होता है, इनका विस्तार कहाँ है और कोई विशेषता अगर है तो वो विशेषता क्या है। एक एक करके बात करते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर अनुदिश बनने वाला बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाता है। यानी कि पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाला बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाता है। स्लाइड के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पवन की दिशा के अकॉर्डिंग बालू का स्तूप बनते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप यही होते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। इसमें जो है पवन की दिशा में जो बालू का स्तूप का ढाल होता है वो कम होता है, लेकिन पवन विमुखी दिशा में, पवन की विपरीत दिशा में बालू का स्तूप का ढाल तीव्र होता है। जिधर की साइड से पवन चलती है उधर तो इस पर बालू का स्तूप में ढाल कम मिलता है, लेकिन जिधर पवन नहीं पहुंचती है उधर की साइड में इसका ढाल तीव्र मिलता है। और ये क्षेत्र जो है इसका विस्तार कहाँ है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर में इस टाइप के अनुदैर्ध्य टाइप के जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इन्हीं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों से रेखीय बालू का स्तूप या सीफ भी कहते हैं। सीफ या रेखीय बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को ही कहते हैं, इन्हीं का अन्य नाम है। दूसरा बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को समकोणीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। समकोणीय बालू का स्तूप कहते हैं। यह पोकरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं?
सामने अगर कोई अवरोध हो और अवरोध से पवन चलती है, पवन चलने की दिशा के सामने, ठीक सामने अगर कोई अवरोध मिल जाता है तो वहां पर एक स्तूप का निर्माण करते हैं, बालू का स्तूप का, जो पवन की दिशा से, पवन के चलने की दिशा से ठीक समकोण पर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है पवन के चलने की दिशा से। तो ये जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। तीसरा है बरखान या बरछान। बरखान या बरछान बालू का स्तूप, इन्हें गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। गतिशील बालू का स्तूप, अस्थिर या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये अर्धचंद्र के समान होते हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालू का स्तूप है वो बरखान बालू का स्तूप है। ये मुख्यतः भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, मुख्यतः भालेरी चूरू में पाए जाते हैं। इसके अलावा ओशिया, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू में भी इनका विस्तार है। तीसरा तारा बालू का स्तूप, वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं, बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। स्टार की तरह से, स्टार की शेप में बन जाते हैं। ये मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में अधिकतर पाए जाते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। अगला प्रकार है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आकृति इनकी परवलयाकार होती है या अर्धचंद्राकार होती है, या कह सकते हैं महिलाओं के द्वारा अपने बालों में जो पिन लगाई जाती है उस पिन के समान होती है। पैराबोलिक बालू का स्तूप संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। आकृति परवलयाकार अर्धचंद्राकार होती है। अगला है सब्र काफिज। सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है वो छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप है और संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। सबसे छोटे बालू का स्तूप, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से हैं, तो सब्र काफिज बालू का स्तूप जो सबसे छोटे बालू का स्तूप है, या छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। ये इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप जो है हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला में पाए जाने वाले बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। और अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोध के कारण बनने वाले, सामने कोई अवरोध आ जाए, अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूप को अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रदेश की, अर्ध शुष्क प्रदेश की। अब तक हम शुष्क प्रदेश की बात कर रहे थे, अब अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करते हैं। इसको बंगर प्रदेश भी कहते हैं। बंगर प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो मुख्य नदी है लूनी नदी, लूनी नदी का बेसिन है और लूनी नदी में बेसिन में पुरानी जोड़ मिट्टी है, पुरानी दोमट मिट्टी है, इसके अंदर पुरानी मिट्टी है। तो पुरानी मिट्टी होने के कारण बंगर प्रदेश कहते हैं। बंगर भूमि जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दोमट नहीं जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, इसलिए इसे बंगर प्रदेश का संज्ञा दी गई है। अर्ध शुष्क प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित वह भाग जहां 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो शुष्क मरुस्थलीय मैदान तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य है। यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश था हमारा 25 सेमी वर्षा रेखा और 50 सेमी वर्षा रेखा के मध्य वाला स्थान है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये अरावली प्रदेश और शुष्क रेतीले प्रदेश के मध्य, जो कि स्लाइड में ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, इस जगह पर ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, एक बार दोबारा देखें। अरावली पर्वत के सहारे ग्रीन कलर में 40 सेमी वर्षा रेखा दिखाई हुई है, 25 सेमी वर्षा रेखा ब्लैक कलर से दिखाई हुई है। इन दोनों के मध्य जो जिले बने हुए हैं, जिले दिख रहे हैं, इनमें और घग्गर प्रदेश की सीमा तक, घग्गर प्रदेश को छोड़कर
घग्गर प्रदेश की सीमा तक 25 सेमी वर्षा रेखा जो है अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वतीय प्रदेश करता है। 40 सेमी वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी करती है। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो घग्गर नदी प्रदेश उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है इसका। तो ये क्षेत्र जो है अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला है अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण। अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। एक एक करके सबकी बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले घग्गर प्रदेश क्या है। तो घग्गर प्रदेश जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को घग्गर प्रदेश कहते हैं। मुख्यतः विस्तार इसका हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र यौधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यौधेय प्रदेश कहलाता था प्राचीन काल में। यह क्षेत्र जो है यहाँ यौधेय जाति निवास करती थी, इसलिए इसे यौधेय क्षेत्र कहते थे। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है इसे पाट कहते हैं। और हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में इस पाट को या घग्गर नदी के निर्मित मैदान को नाली कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि नाली क्या है, नाली का संबंध किससे है? तो नाली का संबंध घग्गर निर्मित मैदान से है या पाट से है। घग्गर प्रदेश को अन्न का भंडार कहते हैं या अन्न का कटोरा भी कहते हैं घग्गर प्रदेश को। इसमें 2 ही जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर जिले में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है और विशेषकर गेहूं जो है गंगानगर जिले में होता है, जबकि चावल का ज्यादा उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। तो चावलों में भी उत्तम किस्म के बासमती चावलों का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। इसके अलावा अमेरिकन कपास का उत्पादन भी हनुमानगढ़ में काफी संख्या में होता है। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र भी गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। गंगानगर में गंग नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। भाखड़ा नहर जो है हनुमानगढ़ में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है, जबकि सिद्धमुख नहर कहें या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कहें, ये हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले की भी नौहर और भादरा 2 तहसीलों में ये अपना जल उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर से भी हनुमानगढ़ और गंगानगर को जल उपलब्ध होता है। इतनी सारी नहरों के द्वारा ये सिंचित जिले हैं, जिसमें गंगानगर जिले के में सिंचाई की सुविधा 99% क्षेत्र में है, जबकि हनुमानगढ़ जिले में 97% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यूं तो इंदिरा गांधी नहर की सर्वाधिक जो सुविधा मिलती है, सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा बीकानेर जिले में मिलती है, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी इस नहर से पानी उपलब्ध कराया जाता है। एक पूछा जाता है कि घग्गर दोआब प्रदेश क्या होता है। तो घग्गर दोआब प्रदेश भी वही होता है जो घग्गर प्रदेश है, यानी कि 2 नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को दोआब प्रदेश कहते हैं। दोआब का शब्द का अर्थ होता है 2 आब, 2 नदियों के मध्य वाला क्षेत्र, यानी कि सतलज और घग्गर नदी के मध्य में जो मैदान है वो मैदान दोआब प्रदेश कहलाता है। और कृषि विभाग, राजस्थान सरकार कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार इस दोआब प्रदेश को घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र को रेवरीना मृदा के नाम से जानते हैं। रेवरीना मृदा के तौर पर उन्होंने वर्गीकरण किया है, जो कि मुख्यतः गंगानगर के अंदर है। रेवरीना मृदा राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अनुसार ये घग्गर दोआब क्षेत्र की मृदा को कहते हैं। अब घग्गर प्रदेश के अंदर एक मुख्य समस्या पाई जाती है, वो समस्या है सेम की समस्या। ये सेम की समस्या क्या होती है? सेम की समस्या को कहते हैं जल उत्प्लावन की समस्या। जल उत्प्लावन की समस्या मतलब पानी अपने आप जमीन के नीचे से ऊपर निकलता है।
कैसे? जो नहरें हैं, नहरी क्षेत्र के आसपास नहर में से पानी का रिसाव होता है और जो आसपास की भूमि पे भर जाता है। अब उस भूमि के नीचे जो है एक चट्टानी परत है, वो चट्टानी परत जो है पानी को सोख नहीं पाती है। जिप्सम जमाव है नीचे, जिप्सम के चट्टानी परत है, वो पानी सोख नहीं पाती है। पानी सोख नहीं पाता है तो केशाकर्षण पद्धति के कारण भूपटल की में जो पानी भरा रहता है वो वापस ऊपर आ जाता है, अपने आप ऊपर आ जाता है और ऊपर आके ऊपर के क्षेत्र को दलदली भूमि मृदा में कन्वर्ट कर देता है, दलदली मृदा बन जाती है। तो इसके साथ साथ पानी के साथ साथ लवण खनिज लवण भी आते हैं, लवण भी आते हैं। तो ये जल जो है लवणीय मात्रा में वृद्धि करता है यहाँ पर, और यहाँ पे लवण युक्त जल जो है इस जगह भर जाता है। सूर्य की गर्मी से या बाष्पोत्सर्जन से पानी तो उड़ जाता है और उस जगह पे लवणों का जमाव रह जाता है। तो लवणों का जमाव होने की वजह से वो जमीन लवणीय हो जाती है और बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। ये केशाकर्षण पद्धति क्या है? ये केशाकर्षण पद्धति है नीचे से जल को अपने आप ऊपर लाने की विधि। जैसे हम दीपक बनाते हैं, दीपक में एक बत्ती डालते हैं तो वो बत्ती तेल को या घी को अपने आप नीचे से ऊपर की ओर ले आती है और ऊपर जलती रहती है, दीपक के ऊपर जलती रहती है, तेल अपने आप बत्ती के माध्यम से ऊपर आता रहता है। वही चीज इसमें अप्लाई होती है यहाँ पर, कि जो सेम की समस्या में जमीन का जो पानी है वो अपने आप ऊपर की ओर आने लग जाता है, उसे कहते हैं केशाकर्षण पद्धति। घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर के इलाके में है और यही एरिया सर्वाधिक जो है प्रभावित है सेम की समस्या से। इस समस्या का समाधान एकमात्र है, वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण इस समस्या का समाधान है और इस समस्या के लिए एक इंडो डच योजना वर्तमान में कार्य कर रही है, जो कि पोलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से इस योजना को लागू किया जा रहा है। योजना का नाम है इंडो डच योजना, जो कि वृक्षारोपण की योजना है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रदेश की, वो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। प्राचीन काल में शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था इस जगह पे, इसलिए इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहा गया। शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार होने की वजह से इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहा गया। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र का भाग है ये, और कांतली नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। कांतली नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी जो है वो कांतली नदी है, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी। ध्यान रखना है शब्द, सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली नदी, जो है पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली। यूं तो सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, ये हिमालय पर्वत से निकलती है, पंजाब हरियाणा होती हुई आती है, हिमाचल हरियाणा होती हुई आती है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी है। शेखावाटी क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, या बंगर मृदा का विस्तार पाया जाता है, विशेषकर झुंझुनू में जो है बंगर मृदा का विस्तार पाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए छोटे तालाब बनाए जाते हैं, जिन्हें सर कहते हैं, छोटे तालाबों को सर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य नदी है कांतली नदी, इस कांतली नदी के मार्ग में या इसके आसपास कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें जोहड़ कहते हैं। अगर इन कुओं को पक्का कर दिया जाए, पक्के कुएं बनाए जाएं, तो ये नाड़ा कहलाते हैं। ये यहाँ के जल संरक्षण की विधि है। सर छोटे तालाब को कहते हैं, जोहड़ कांतली नदी के या शेखावाटी क्षेत्र में नदी प्रवाह में बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं, और पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं, नाड़ा। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले से होता है
और झुंझुनू को दो भागों में लगभग बांटती है। सीकर और झुंझुनू जिले में कांतली नदी के सहारे एक जो मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान पे जो है कभी तमर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। तमर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने की वजह से उस क्षेत्र को तोराबाटी भी कहते हैं। यानी कि कांतली नदी के आसपास वाले इलाके में झुंझुनू और सीकर जिले में तम्बर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने की वजह से उस क्षेत्र को तोराबाटी क्षेत्र भी कहते हैं, जो कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। और इस तोराबाटी इलाके में तोराबाटी बोली बोली जाती है। बोली जो बोली जाती है वो तोराबाटी बोली बोली जाती है। इस जगह पर एक जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जोहड़ विकास कार्यक्रम मुख्यतः डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है, इन्हें जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं, जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और इन्हें काफी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। देश विदेश से काफी पुरस्कार मिल चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। सीकर में शेखावाटी प्रदेश में वर्षा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जल संरक्षण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जोहड़ विकास कार्यक्रम जो है यहाँ पे कार्य सीकर जिले में कर रहे हैं मुख्यतः। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेन चलाई गई है, वो ट्रेन का नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन एक ट्रेन है जो कि शेखावाटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन है। मुख्यतः यहाँ पर इस प्रदेश में हवेलियां और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये शेखावाटी क्षेत्र जो है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी प्रदेश को शेखावाटी त्रिभुज या शेखावाटी ट्रायंगल में पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया। पर्यटक ट्रायंगल भी बनाया गया, पर्यटक त्रिभुज भी बनाया गया शेखावाटी को क्षेत्र में। अगला हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। तो नागौरी उच्च भूमि क्या है? नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची अरावली से पृथक उच्च भूमि है। नागौरी उच्च भूमि में नागौर जिले में 300 से 500 मीटर ऊंची अरावली से पृथक उच्च भूमि क्षेत्र को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं, जिसका विस्तार मुख्यतः नागौर जिले में ही है। यहां पर नागौरी उच्च भूमि के अंदर सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है। सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से लवणीय झीलों का यहाँ पर निर्माण होता है या नमकीन झीलों का यहाँ पर निर्माण होता है। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में जो मुख्य झीलें हैं वो हैं कुचामन, डेगाना और डीडवाना। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर के लवणीय झीलें हैं, जहाँ से नमक या सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। एक शब्द आता है रन। रन क्या होता है? तो रन होता है कि दो उच्च भूमि क्षेत्रों में एक झील बनती है, झील से जो दलदली क्षेत्र बन जाता है, दलदली मैदान बन जाता है झील का पानी सूखने से, तो वो क्षेत्र रन कहलाता है, रन का मैदान कहलाता है। नागौरी उच्च भूमि के वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण मुख्यतः 3 तरह से किया जाता है, 3 श्रेणियों में बांटी जाती हैं इसकी। एक है मकराना श्रेणी, दूसरी मांगलोद श्रेणी और तीसरी है जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी जो है सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र है, जिसे मार्बल कहते हैं। यहाँ पे मार्बल का उत्खनन सर्वाधिक होता है। दूसरा मांगलोद श्रेणी, यहाँ जिप्सम जमाव क्षेत्र है मांगलोद श्रेणी के अंदर। और तीसरी श्रेणी है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। इस फ्लोराइड युक्त जल मिलने के कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हांच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांच बेल्ट। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जितने भी आदमी हैं, अधिकतर आदमियों के या बहुत आदमियों के कुबड़ पाया जाता है, पीठ पे कुबड़ पाया जाता है। यहाँ पे इस पानी को पीने की वजह से इनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तिरछी होती आती हैं, हड्डियां जो है धनुषाकार हो जाती हैं
और ये हड्डियों के धनुषाकार होने की वजह से कुबड़ का निर्माण होता है शरीर में। तो इसलिए यहाँ कुबड़ वाले मनुष्य बहुत ज्यादा, कुबड़ बहुत मनुष्यों में पाया जाता है, और राजस्थान या भारत के कंपैरेटिव में सर्वाधिक कुबड़ वाले मनुष्य इस जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह को कुबड़ पट्टी कहते हैं। लोग अपनी बेटियों की शादी करना इस क्षेत्र में कतराते हैं, इस क्षेत्र में शादी करने से, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुबड़ हो जाता है। जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित एक फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। जायल पट्टी या जायल श्रेणी या कुबड़ पट्टी। इसके बाद हम बात करते हैं एक आखिरी क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश की। गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन वाले क्षेत्र को कहते हैं। एरिया मुख्यतः पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर का इलाका आता है इसमें। प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का यहाँ पर क्षेत्राधिकार था। गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने की वजह से इस क्षेत्र को गोंडवाड़ प्रदेश कहते हैं। स्मरण रहे, गौड़ राजपूतों का इस क्षेत्र, इस जगह पर क्षेत्राधिकार था, लूनी नदी के सहारे पर, लूनी नदी के प्रदेश, लूनी नदी के किनारे पर, इसलिए इस क्षेत्र को गोंडवाड़ प्रदेश कहते हैं। यानी लूनी नदी के बेसिन को गोंडवाड़ प्रदेश कहते हैं, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। और गोंडवाड़ प्रदेश में गोंडवाड़ बोली बोली जाती है। अब बात करते हैं हम छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है। देखो दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है छप्पन की पहाड़ियों से, और छप्पन की पहाड़ियों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीन क्वेश्चन है मुख्यतः छप्पन की पहाड़ियों से पूछे जाने वाले। पहला क्वेश्चन, यहां पर 56 पहाड़ियां पाई जाती हैं जो कि गुंबदाकार आकार की हैं। अर्ध गोलाकार आकार कहें या गुंबदाकार आकार की 56 पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे छप्पन की पहाड़ी कहते हैं। पहला क्वेश्चन, छप्पन की पहाड़ियां क्यों कहते हैं? क्योंकि 56 गुंबदाकार आकृति की पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो 56 गुंबदाकार आकृति की पहाड़ी पाई जाती हैं, इनमें ही एक उच्च चोटी है नाकोड़ा पर्वत। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ है, तो 56 की पहाड़ियों में है या बाड़मेर जिले में है। और ये जो है बालोतरा के अंदर पाई जाती है, बाड़मेर में। बालोतरा से लेके सिवाड़ा के मध्य, बालोतरा से लेके सिवाड़ा के मध्य 56 पहाड़ियां विस्तृत हैं। इसके अलावा सिवाड़ा में एक पीपलूद गांव है। पीपलूद गांव में एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी पर एक मंदिर पाया जाता है, महादेव का मंदिर। उस महादेव के मंदिर को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलूद ग्राम को कहते हैं, जो कि शिवाड़ा स्थित एक उच्च पर्वत शिखर पर है। पीपलूद महादेव मंदिर है, यहां पर तीर्थ स्थल भी है। तो ये 56 की पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ियों से नाकोड़ा पर्वत पूछा जाता है, पीपलूद गांव पूछा जाता है, 56 गुंबदाकार आकृति की पहाड़ियां पूछी जाती हैं, और ये बालोतरा से सिवाड़ा के मध्य इनका विस्तार है। ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। अगला है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये जो है जालौर के अंदर पाई जाती हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जालौर में ये जो पहाड़ियां हैं ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट पर्वत की पहाड़ियां हैं। जालौर में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, इस कारण से जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों की चोटियां अक्सर करके पूछी जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी राजस्थान की, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों में आती है। इसके बाद और एक चोटी है इसराना भाखर, जो कि 839 मीटर की है, और डोरा चोटी 869 मीटर ऊंची है। रोजा भाखर 700 मीटर ऊंची है। झारोल 588 मीटर है, और सुंधा पर्वत या सुंडा पर्वत 450 मीटर ऊंची है। इस जगह से अक्सर करके ये पहाड़ों के नाम पूछे जाते हैं कि ये पहाड़ कौन सी जगह स्थित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, या कौन से जिले में स्थित है। तो ये सभी जालौर जिले में है। सुंडा पर्वत अक्सर पूछा जाता है, झारोल पूछा जाता है, इसराना पूछा जाता है, डोरा पर्वत पूछा जाता है। ये सब जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इनको विशेष याद रखें, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने पढ़ा, राजस्थान के भूगोल को हमने पढ़ा,
तो आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। राजस्थान का भूगोल का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है, अगर कोई टॉपिक बचा रह गया है, हमारी नज़र में आया, हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इस टॉपिक को और करना चाहिए, तो हम उस टॉपिक को भी पे भी वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज ज़्यादातर टॉपिक जो है हमारे इसके समाप्त हो चुके हैं। ज़्यादातर टॉपिक हमारा वीडियो समाप्त हो चुके हैं इसके। तो आपने अभी तक अगर सभी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।